गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम अपने करंट अफेयर्स के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने सूचकांक यानी कि इंडेक्स को पूरा कंप्लीट कर लिया था और हमने शुरू किया था चर्चित व्यक्तित्व, जिसमें से हमने कुछ पार्ट को कवर अप कर लिया और कुछ पार्ट जो है आज हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि चर्चित व्यक्तित्व में आज पहला नाम कौन सा है, किनको पढ़ना है हमें। तो पहला नाम आप देख रहे हैं शिप्रा सिंह। ठीक है, शिप्रा सिंह के बारे में हमें पढ़ना है। तो याद रखिएगा, शिप्रा सिंह को मिसेस यूनिवर्स क्रिएटिविटी का खिताब मिला है। ठीक है, ये खिताब ये जीती है। और ये जो कार्यक्रम ये जो आयोजित किया गया था, ये कहाँ पर, फिलीपींस के मनीला में ये आयोजित हुआ था। ठीक है, और ये कितनावा, तो 46वां मिसेस यूनिवर्स ये खिताब उनको यहाँ पर मिला है। ठीक है, तो ये 46वां मिसेस यूनिवर्स का ये आयोजन हुआ कहाँ पर, फिलीपींस के मनीला में, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, शिप्रा सिंह जो है वो कहाँ से बिलोंग करती है, पटना के मनेर से। ठीक है, तो इतनी बातें आपको, बेसिक बातें याद रखनी है। आपसे पूछ सकता है कि शिप्रा सिंह ने कौन सा खिताब जीता, या फिर ये पूछा जाएगा कि मिसेस यूनिवर्स क्रिएटिविटी का खिताब किसने जीता वर्ष 2023। ठीक है, तो किसने, शिप्रा सिंह। ठीक है, और बताया जा रहा है इस प्रतियोगिता के बारे में कि ये प्रतियोगिता कब से कब तक, तो ये बताया जा रहा है कि 1 अक्टूबर से शुरू हुई थी और ये जो खिताब शिप्रा सिंह ने जीता है वो 8 अक्टूबर को उन्हें इस खिताब से नवाजा गया था। ठीक है, और इसके अलावा बताया जा रहा है कि शिप्रा सिंह जो है वो रनर अप भी रह चुकी है। कहाँ पर, द इंटरनेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट में वो दूसरी रनर अप रही है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, दूसरी रनर अप। ठीक है, और इसी आधार पर उन्हें प्रतियोगिता में जगह भी मिली, मतलब इस प्रतियोगिता में जो जगह उन्हें मिली इसी के आधार पर, जो इंटरनेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट थी उसमें वो दूसरी रनर अप थी और इसी के आधार पर उन्हें यहाँ पर जगह मिली। और साथ में बताया गया कि उन्होंने जो परिधान पहना था, जो ड्रेस पहनकर वो रैंप पर उतरी थी, वो उन्होंने खुद ही डिज़ाइन किया था। ठीक है, चलिए आगे दूसरा नाम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कल्पना कुमारी व ललिता कुमारी। इनके बारे में देख लेते हैं, इनको क्या सम्मान दिया गया और क्यों दिया गया। तो यहाँ पर बताया जा रहा है स्मृति ईरानी ने, जो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, उनको बिहार की दो महिलाओं जो आशा कार्यकर्ता है, उनमें कल्पना कुमारी व सेविका ललिता कुमारी को सम्मानित किया गया। ठीक है, कब, 10 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, और कहाँ पर ये आयोजित हुई, तो नई दिल्ली में। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और देखिए यहाँ पर दिया गया, नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इन दोनों को क्या किया, सम्मानित किया। किसे, कल्पना कुमारी व ललिता कुमारी को। ठीक है, बताया जा रहा है कि बिहार की आशा कार्यकर्ता कल्पना व सेविका ललिता कुमारी ने अति गंभीर कुपोषित बच्चों के प्रबंधन एवं रेफरल सेवा प्रदान करने के लिए उत्कृष्ट कार्य किए हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो कार्य किया है, उत्कृष्ट कार्य ये किसमें, तो जो भी अति गंभीर कुपोषित बच्चे हैं उनके प्रबंधन में, उनके मैनेजमेंट में और रेफरल सेवा प्रदान करने में इन दोनों ने अपने उत्कृष्ट कार्य को दिखाया है। ठीक है, और बताया जा रहा है कि सेविका ललिता कुमारी भागलपुर की एवं आशा कार्यकर्ता कल्पना कुमारी खगड़िया की निवासी है। ठीक है, तो ललिता कुमारी भागलपुर की और कल्पना कुमारी जो है वो खगड़िया की है। ठीक है, तो इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। तो किसको किस चीज़ के लिए सम्मानित किया जा रहा है ये आपको ध्यान रखना है। तो इन लोगों का योगदान किसके लिए है, तो जो कुपोषित बच्चे हैं अति गंभीर, उनके मैनेजमेंट में और उनके रेफरल सेवा में। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट नाम आप देख रहे हैं रोशनी परवीन। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि किशनगंज जिले की सामाजिक कार्यकर्ता रोशनी परवीन ने नवंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित हुए विश्व युवा सम्मेलन 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, तो की पॉइंट्स, हमेशा से की पॉइंट्स आपको पूरा लाइन रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोशनी परवीन जो क्या है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है। ठीक है, कहाँ, किशनगंज, बिहार के किशनगंज जिले से। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, वहाँ पर क्या आयोजित हुआ था, विश्व युवा सम्मेलन 2023 में इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और विश्व युवा सम्मेलन 2023 में मात्र 6 युवाओं का चयन पूरे विश्व भर में हुआ, जिसमें रोशनी परवीन भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र प्रतिभागी थी। तो ये हमारे लिए काफ़ी गौरवशाली बात है। ठीक है, तो मात्र 6 युवाओं में से एक हमारे भारत से भी, जो थी रोशनी परवीन। ठीक है, बताया जा रहा है कि इन्होंने बाल विवाह को रोकने,
ठीक है। ये सब देखिए, ये सब आपके की पॉइंट्स है, ठीक है। ड्रॉप आउट बच्चियों को स्कूल से जोड़ने में काफ़ी मेहनत की, ठीक है। तो इन्होंने क्या काम किया, बाल विवाह को रोकने में, और ड्रॉप आउट बच्चियाँ जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया, ड्रॉप आउट कर दिया किसी भी कारण से, तो इनकी फिर से वापसी करने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नाम क्या है, अनंत मनोहर। अनंत मनोहर जी के बारे में क्या दिया गया, तो बताया जा रहा है कि 26 सितंबर 2023 को राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद के चयन के लिए आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अनंत मनोहर बदर का चयन किया गया, ठीक है। तो ये पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश है रह चुके अनंत मनोहर बदर जी का चयन हुआ है किसमें, तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद के चयन के लिए जो आयोजित बैठक हुए थे उसमें, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, बस आप की पॉइंट्स ध्यान में रखते जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हर्ष राजपूत, ठीक है। हर्ष राजपूत जी के बारे में दिया गया है कि बिहार बाल भवन किलकारी संस्थान के हर्ष राजपूत को आईआईटी पटना में, एक मिनट, आईआईटी पटना में जूनियर ब्रांड एम्बेसडर के लिए चुना गया, ठीक है। तो हर्ष राजपूत को आईआईटी पटना में जूनियर ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर बनाया गया, ठीक है। और बताया जा रहा है कि हाल ही में इस संस्थान की ओर से रिसर्च स्कॉलर्स डे पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था जिसमें हर्ष को पहला स्थान मिला था, ठीक है। और बताया जा रहा है कि पिछले साल उन्हें नासा की ओर से आयोजित ऑनलाइन वर्कशॉप में जूनियर रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर भाग लेने का अवसर भी मिला था। तो ये उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर किस किस जगह पर उन्हें क्या क्या स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है, हर्ष राजपूत, ठीक है। तो मेन आपको ये ध्यान में रखना है कि आईआईटी पटना में इनको जूनियर ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर बनाया गया, ठीक है। बाकी इनके बारे में दिया गया है, उनकी अचीवमेंट के बारे में बताया गया है, ठीक है, क्या क्या अचीव किया उन्होंने। उसके बाद नाम है प्रणव, ठीक है। बताया जा रहा है कि अगस्त 2023 में पटना के छात्र प्रणव ने महज 15 वर्ष की उम्र में बाजार में मिलने वाले इन्वर्टर से कई गुना सस्ता टच स्क्रीन वाला इन्वर्टर बनाया, ठीक है। तो आपका की पॉइंट क्या है, टच स्क्रीन वाला इन्वर्टर, ठीक है, ऐसे याद रखें प्रणव, ठीक है, टच स्क्रीन वाला इन्वर्टर। तो जैसे आप ऐसे याद रखेंगे तो आपको चीज़ें दिमाग में रिकॉल करेंगी कि अच्छा इन्होंने क्या बनाया। तो जो भी बाजार में जो इन्वर्टर होते हैं, तो ये क्या होते हैं, बाजार में जो इन्वर्टर मिलते हैं काफ़ी महंगे मिलते हैं, तो बहुत सारे लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रणव जो कि मात्र 15 वर्ष के हैं, इन्होंने बहुत ही सस्ता क्या बनाया, टच स्क्रीन वाला इन्वर्टर बनाया, ठीक है। और बताया जा रहा है कि 17वीं बार में प्रणव को सफलता हाथ लगी और स्मार्ट इन्वर्टर बनकर तैयार हुआ, ठीक है। तो ये 17वीं बार में उनको ये सफलता प्राप्त हुई। तो देखिए उन्होंने अपने प्रयास को जारी रखा, ये रुके नहीं, ठीक है। तो होता है ना कि हम हार मान लेते हैं, अरे एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 4 बार नहीं हुआ, 5 बार हम छोड़ देते, ठीक है। तो देखिए इन्होंने प्रयास जारी किया। तो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। तो हमें अभ्यास करते रहना चाहिए, है ना। तो हम चिंतित हो जाते हैं कि एग्जाम में भी एग्जाम नहीं निकला, रह गया, अरे 1 नंबर के लिए रह गया, इतने नंबर के लिए नहीं। प्रयास में कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए, फिर वरना सफलता तो मिलनी ही है, ठीक है। उसके बाद बताया जा रहा है इस इन्वर्टर के बारे में कि यह इन्वर्टर बहुत ज़्यादा लोड देकर प्रयोग करने पर 3 घंटे तक का बैकअप दे सकता है। इसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। क्या है, तो कि बहुत ज़्यादा लोड भी यहाँ पर दिया जाएगा तो भी ये कितने घंटे का, 3 घंटे का बैकअप भी देगा। इस पर पंखा, बल्ब, आयरन मिक्सर भी चला सकते हैं। तो देखिए कितना बड़ा योगदान और इतने कम उम्र में, ठीक है। उसके बाद बताया जा रहा है कि इसका सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि अगर इस इन्वर्टर की वजह से घर में कहीं भी शॉर्ट सर्किट होता है तो यह अपने आप क्या हो जाएगा, पावर को कट कर सकता है। तो देखिए कितना शानदार, ये कितने शानदार तरीके से अग्र सोचिए, आप कह सकते हैं ना कि आगे की सोच कर ये बनाया गया है। और बताया गया है कि बाईपास स्विच भी दिया गया है इसमें, जो ओवरलोड होने पर पावर को क्या कर देगा, कट कर देगा, ठीक है। तो ये प्रणव के बारे में ये दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट नाम आप देख रहे हैं आद्या सिंह, ठीक है। आद्या सिंह के बारे में क्या दिया गया, बताया जा रहा है कि 16 जुलाई 2023 को वार्षिक अंतर स्कूल राष्ट्रीय क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता CCCC, ठीक है, क्या है, राष्ट्रीय क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता के 11वें संस्करण के प्रथम राउंड की शुरुआत हुई, जिसमें नोट्रे डेम अकादमी पटना की आद्या सिंह ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो आपको याद क्या रखना, आद्या सिंह ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया किसमें, तो
अंतर स्कूल राष्ट्रीय क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता में, ठीक है। और ये कितनावां संस्करण था, ये आप ध्यान रखेंगे, ये 11वां संस्करण था और उसके पहले राउंड की जो शुरुआत हुई थी उसी में इनको ये शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, आद्या सिंह, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सृष्टि सिंह, इनके बारे में बताया जा रहा है कि बिहार के सिवान जिले के गुठनी थाना क्षेत्र के मेरिटार गांव की रहने वाली, ठीक है, देखिए काफ़ी अंदर तक बताया गया है। यहाँ की रहने वाली सृष्टि सिंह का यूपी के ग्रेटर नोएडा में चल रहे राष्ट्रीय मंडल खेलों में वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रेफरी की भूमिका में चयन हुआ है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि सृष्टि सिंह जो है इनका चयन किस में हुआ है, तो जो ग्रेटर नोएडा में चल रहा है वहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल चल रहा है, उसमें वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में उनको रेफरी की भूमिका में उनका चयन किया गया, ठीक है। और बताया जा रहा है कि सृष्टि सिंह ने वेट लिफ्टिंग में दर्जनों पदक भी जीते हैं, ठीक है। और बताया गया कि 2008 में आयोजित जूनियर राष्ट्रमंडल खेलों में सृष्टि सिंह ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था, ठीक है। ये इनकी उपलब्धि, इनका अचीवमेंट है। और 2010 के वेट लिफ्टिंग खेल में भी सृष्टि का शानदार प्रदर्शन रहा। तो ये वेट लिफ्टिंग में बहुत सारे पदक जीत चुकी है और इसलिए यहाँ पर इनको रेफरी के भूमिका में इनका चयन किया गया, किसका, सृष्टि सिंह, ठीक है। चलिए, तो ये हम पढ़ रहे थे चर्चित व्यक्तित्व को, अब हमें पढ़ना है चर्चित स्थल, ठीक है, जो काफ़ी हाईलाइटेड रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला है बिहार में आईआईटियंस का गांव पटवा टोली, ठीक है। तो यहाँ पर बिहार के आईआईटियंस का गांव पटवा टोली, इसके बारे में क्या दिया देख लीजिए। तो बताया जा रहा है कि पटवा टोली नाम का एक गांव लगातार 1 दर्जन से अधिक आईआईटियन का मूल होने के कारण आईआईटी फैक्ट्री के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। बताया जा रहा है कि पटवा टोली का एक गांव है जो लगातार वहां से 1 दर्जन से अधिक आईआईटियन का मूल होने के कारण यहाँ पर क्या हुआ, ये आईआईटी फैक्ट्री के रूप में इनको मान्यता मिल गया, ठीक है। और बताया जा रहा है कि ये गया में स्थित इस गांव में, ठीक है, तो आपने ये नाम पढ़ा, पटवा टोली नाम का गांव है जो कहाँ पर स्थित है, गया में, ठीक है। मैं कलर चेंज कर देती हूँ, 1 मिनट, ठीक है। गया में स्थित इस गांव में बड़ी संख्या में आईआईटी क्वालिफायर है और लगभग हर घर में क्या है, एक इंजीनियर है। तो देखिए, तो इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको आईआईटी फैक्ट्री यहाँ पर कहा गया, ठीक है। और बताया जा रहा है कि पटवा टोली के आईआईटी क्वालिफायर की सफलता की कहानी 91 से शुरू हुई, 1991 से, जिसने गांव में आईआईटी क्वालिफाई करने की आकांक्षाओं को जागृति दी थी, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड बताया जा रहा है। और यह क्षेत्र शुरुआत में वस्त्र बुनाई के इतिहास के कारण बिहार का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता था और पटवा टोली ने अब अपनी उल्लेखनीय शैक्षिक उपलब्धियों के लिए आईआईटीएस के गांव का नाम अर्जित किया, यानी कि आईआईटी फैक्ट्री है वहाँ पे, मतलब आईआईटीएस की वहाँ पर आप कह सकते हैं फैक्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ पर आईआईटीएस का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, वो वहाँ पर पनपते हैं, ठीक है। तो आपको जो बातें याद रखनी है कि पटवा टोली गया में स्थित, वहाँ पर जो गाँव है पटवा टोली नाम का गाँव, वहाँ पर उसको आईआईटीएन फैक्ट्री के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे आईआईटी क्वालिफायर, लगभग हर घर में वहाँ पर आपको इंजीनियर मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे प्रदूषित महानगर बेगूसराय, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि मार्च 2024 में स्विस संगठन IQ एयर द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का बेगूसराय विश्व का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बन गया है। तो अगर आपको पूछे कि सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र कौन सा है, तो बेगूसराय, ठीक है, सबसे प्रदूषित महानगर। अब देखिए, बताया जा रहा है कि यह रिपोर्ट बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद 134 देशों के बीच वायु प्रदूषण के स्तर में तीसरे स्थान पर भारत की रैंकिंग को रेखांकित करता है, ठीक है। और ये बताया जा रहा है 118.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की औसत PM 2.5 सांद्रता के साथ बेगूसराय ने अन्य सभी महानगरीय क्षेत्रों को पीछे छोड़ दिया है, मतलब काफ़ी ये प्रदूषित है, ठीक है। कुछ खबर और देख लेते हैं यहाँ पर कि दिल्ली को एक बार फिर से सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाली राजधानी के रूप में नामित किया। तो सभी जानते हैं कि दिल्ली मतलब
वायु प्रदूषण से काफ़ी वहाँ पे लोग परेशान हैं, और कहीं ना कहीं देन भी लोगों की ही है, हमारी ही देन होती है, ठीक है। और बताया जा रहा है कि इसका PM 2.5 स्तर भी 2023 में देखिए 89.1 से घटकर कितना 92.7 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया है, ठीक है। और दिल्ली ने 2018 से लगातार चौथे वर्ष सबसे प्रदूषित राजधानी का खिताब बरकरार रखा है। तो खैर ये खिताब है, लेकिन मतलब खिताब क्या कहा जाए, ये बहुत ही बुरी खबर है कि वो लगातार चौथी बार क्या रहा, सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में उभरा है, ठीक है। तो इस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। और बताया जा रहा है कि 2023 की रिपोर्ट में 134 देश, अभी हमने देखा 134 देशों में 7,812 स्थानों को शामिल करने के लिए अपने कवरेज का विस्तार किया है, जबकि 2022 में 131 देशों में 7,323 स्थानों को शामिल किया गया, ठीक है। तो ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और बताया गया कि इस रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण एक गंभीर वैश्विक मुद्दा बना हुआ है, जो विश्व में 9 में से लगभग 1 मृत्यु का कारण बनता है। तो ऐसे भी ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है जिस पर सोचना, अमल करना चाहिए, ठीक है। और बताया जा रहा है कि PM 2.5 प्रदूषण के उच्च स्तर के संपर्क में आने से बच्चों के साथ क्या हो रहा है, तो उनके संज्ञानात्मक विकास, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी क्या हो रहा है, असर पड़ रहा है, और साथ ही साथ मधुमेह जैसी मौजूदा बीमारियां क्या हो रही है, बढ़ रही हैं, ठीक है। तो इसलिए इस पर सरकार को कदम या अच्छे कदम उठाने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट आप नाम देखिए, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी, इनके बारे में क्या दिया गया, तो बताया जा रहा है कि मार्च 2024 में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड यानी कि NBPDCL ने मुजफ्फरपुर और मोतिहारी सर्कल में सबसे तेज 10 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। तो मुजफ्फरपुर और मोतिहारी ने किस चीज़ में उपलब्धि हासिल की, तो 10 लाख स्मार्ट प्रीपेड लगाकर, ठीक है। और बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर और मोतिहारी दोनों सर्किलों में 10 लाख SPM 14 महीनों में स्थापित किए गए हैं। तो ये एक उपलब्धि है, ठीक है। और प्रीपेड स्मार्ट मीटर आपने पहले भी पढ़ा होगा, एक झलक अभी देख लीजिए कि ये क्या है, एक आधुनिक ऊर्जा मीटर है जिनका उपयोग क्या है, वास्तविक समय में विद्युत की खपत को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। जैसा आपने देखा भी होगा बहुत जगह, तो ये अभी ये हुआ है, तो यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ मीटर लगा रहता, तो वही उसी का एक रूप है जो अभी नया कदम है, प्रीपेड स्मार्ट मीटर, ठीक है। तो ये बताया गया वास्तविक समय में कितनी बिजली की खपत हुई है, ठीक है। चूंकि वे इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, तो उपयोगकर्ता और उपयोगिताएं आसानी से विद्युत के उपयोग को ट्रैक और मॉनिटर कर सकते। तो ऐसे भी आजकल सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो चुका है सब कुछ का, ठीक है। तथा सटीक बिल प्राप्त कर सकते हैं। और उनकी दूरस्थ मीटर रीडिंग क्षमताएं मैनुअल निरीक्षण की आवश्यकता को पूरी तरह से खत्म कर देती है, जिससे वे अत्यधिक कुशल व सुविधाजनक बन सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह से मतलब कितनी आप खपत कर रहे हैं उसको आप खुद से ही मॉनिटर कर सकते हैं। तो एक वो सुविधा के लिए यहाँ पर प्रीपेड स्मार्ट मीटर का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। नेक्स्ट नाम आप देखिए, बिहटा में दिया गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जिले के बिहटा के सिकंदपुर औद्योगिक क्षेत्र में प्लग एंड प्ले शेड तथा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की इकाइयों का उद्घाटन किया। तो यहाँ पर उद्घाटन किया गया है प्लग एंड प्ले शेड और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना इसकी इकाइयों का। और बताया जा रहा है कि इस अवसर पर उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला युवा उद्यमी योजना के तहत सभी लाभार्थियों को द्वितीय किस्त का चेक वितरण किया, ठीक है। तो द्वितीय किस्त का यहाँ पर इनको चेक वितरण किया गया। और इसके तहत मुख्यमंत्री ने भोजपुर इंटरप्राइजेस, आस्था टेक्सटाइल्स, प्रियंका इंटरप्राइजेस एंड आनंद इंटरप्राइजेस को 3-3 लाख रुपए का सांकेतिक चेक भी क्या किया, इन्होंने प्रदान किया, ठीक है। और इसके साथ मुख्यमंत्री ने औद्योगिक क्षेत्र परिसर में ही नवनिर्मित ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का भी क्या किया, उद्घाटन किया। साथ में 2011 में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड की प्रथम इकाई हाजीपुर में स्थापित की गई और 12 दिसंबर को 2023 को दूसरी इकाई का उद्घाटन हुआ और उत्पादन कार्य भी शुरू हुआ, ठीक है। तो ये आपका बिहटा से रिलेटेड था। नेक्स्ट देखिए, सिवान में दिया गया है कि नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, तो हमने पढ़ा था, अभी आप रिकॉल कर पा रहे होंगे जिन्होंने पिछला क्लास किया है, कि एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम क्या है, ये जो
जो ऐसे ब्लॉक जो डेवलप्ड नहीं है उनको डेवलप करने के लिए, उनका विकास करने के लिए ये लाया गया। तो इसके तहत पहली डेल्टा रैंकिंग में जोन 6 में शामिल पूर्वी भारत में बिहार के सिवान जिले के अंदर ब्लॉक को शीर्ष स्थान मिला है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हमने पढ़ा है पिछले क्लास में भी, आपको ध्यान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर सिवान जिले के अंदर जो ब्लॉक है उनको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है इस रैंकिंग में। और एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में तेलंगाना के आसिफाबाद की तिरयानी कुमरुम भीम ब्लॉक को पहला, यूपी के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक को दूसरा स्थान मिला। और बताया जा रहा है कि ब्लॉकों को भौगोलिक दृष्टि से 6 जोनों में विभाजित किया गया और प्रत्येक जोन में दो ब्लॉकों की रैंकिंग दी गई। ठीक है, तो हम वो पढ़ चुके हैं, तो चलिए आपको याद होगा। नेक्स्ट है दरभंगा के बारे में दिया गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये एक आंकड़ा दिया है, इसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल दरभंगा को पुनर्विकसित करने की योजना अंतर्गत प्रतिवर्ष 250 नामांकन के शैक्षणिक भवन एवं 2100 शैय्या के अस्पताल तथा राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर दरभंगा के निर्माण का शिलान्यास किया। तो यहाँ पर अभी ये शिलान्यास किया गया। ठीक है, और इस दौरान नीतीश कुमार ने इतना करोड़ रुपए, मतलब एक लागत है जिसमें 400 शैय्या की सर्जिकल ब्लॉक सहित विभिन्न योजनाओं का भी उद्घाटन किया। और मुख्यमंत्री ने सर्जरी ब्लॉक में दीदी की रसोई का भी क्या किया, शुभारंभ किया। चलिए नेक्स्ट है मधुबनी और नालंदा। ठीक है, दिया कि 15 नवंबर 2023 को श्रम संसाधन विभाग ने राज्य भर में जिलों की रैंकिंग जारी की और इसमें विभागीय योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने में मधुबनी जिला अव्वल, जबकि नालंदा जिला सबसे निचले पायदान पर है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि श्रम संसाधन ने राज्य भर में क्या किया, जिला रैंकिंग जारी किया, जिसमें से मधुबनी अव्वल और नालंदा यहाँ पर निचले पायदान पर है। किसमें, तो विभागीय योजनाओं का लाभ जो है वो लोगों तक पहुँचाने में। ठीक है, और बताया जा रहा है कि श्रम संसाधन विभाग की इस रैंकिंग में दूसरे नंबर पर दरभंगा और तीसरे नंबर पर समस्तीपुर है। ठीक है, तो पहला याद रखेंगे मधुबनी, दूसरा दरभंगा और तीसरा समस्तीपुर। ठीक है, और लास्ट ध्यान रखेंगे नालंदा। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखेंगे। तो जिलों की क्रमवार रैंकिंग है, इसको रटने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा। ठीक है, बस जो टॉप 3 नाम है ध्यान रखेंगे, मधुबनी अभी हमने देखा, दरभंगा और समस्तीपुर, ये पहला दूसरा और तीसरा, और बाकी जो लास्ट है वो वाला आप याद रखेंगे। तो ये बस ये 4 नाम आपको ध्यान में रखना। ठीक है, इतना आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको पूछेगा भी नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर में बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में उत्तर बिहार का सबसे बड़ा क्या हुआ, कौशल प्रशिक्षण केंद्र जो है वो खुलेगा, जिसका काम है जो अब अंतिम फेज में है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, तो इसलिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बस, एक कौशल प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा कहाँ पर, मुजफ्फरपुर में, तो ये जो अभी अंतिम चरण में है। ठीक है, और बताया जा रहा है भागलपुर के बारे में कि 29 अक्टूबर 2023 को बिहार के नियोजन विभाग ने सितंबर माह की प्रगति पर सभी जिलों की रैंकिंग जारी की। तो यहाँ पर भागलपुर के सभी जिलों की क्या की रैंकिंग जारी की गई है। ठीक है, किसने, तो बिहार के जो नियोजन विभाग है उनके द्वारा। ठीक है, जिसमें बिहार के युवाओं को रोजगार दिलाने में भागलपुर पूरे प्रदेश में शीर्ष पर है। ठीक है, तो इस रैंकिंग में भागलपुर जो है वो पूरे प्रदेश में शीर्ष स्थान पर है। किस मामले में, बिहार के युवाओं को रोजगार दिलाने में। ठीक है, और बताया जा रहा है कि भागलपुर को कुल प्राप्तांक 100 में 100% अंक मिले हैं, तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है भागलपुर का। जबकि प्रदेश के अन्य 5 जिले कौन कौन सा है, कैमूर, नालंदा, सहरसा, समस्तीपुर और वैशाली को भी 100% अंक मिले हैं। लेकिन भागलपुर का लक्ष्य सबसे अधिक होने और लक्ष्य को पूरा कर लेने में सफल होने पर नंबर 1 स्थान मिला। तो देखिए 100% वाले भागलपुर के अलावा ये 5 और भी नाम आप जिले देख रहे हैं, लेकिन भागलपुर को इसलिए 1 नंबर पर रखा गया क्योंकि उनका लक्ष्य जो था वो सबसे अधिक था और लक्ष्य को पूरा करने में सफल होने पर भी वो यहाँ पर 1 स्थान पर रहे। ठीक है, तो देखिए कोई भी लक्ष्य, कोई भी अगर कोई योजना हो या कोई पॉलिसी कुछ भी ऐसा हो, तो उसको एक पेपर पर लाना और उसको ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वित करना वो बहुत मायने रखता है। तो ये काम यहाँ पर भागलपुर ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट नाम देखिए
मोतिहारी। मोतिहारी के बारे में बताया जा रहा है कि महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के प्रेक्षागृह में आयोजित प्रथम दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। ठीक है, तो यहाँ पर एक महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय है और उसी के प्रेक्षागृह में आयोजित एक वहाँ पर क्या हुआ, दीक्षांत समारोह हुआ, जिसमें हमारी राष्ट्रपति जी शामिल हुई। और इस दौरान उन्होंने सबसे पहले दीक्षांत समारोह में प्रसिद्ध उद्योगपति, लेखक एवं सामाजिक विचारक R.K. सिन्हा एवं भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक एवं पटकथा लेखक चंद्र प्रकाश द्विवेदी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। तो इन्होंने सम्मानित किया किसको, R.K. सिन्हा और चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी को। ठीक है, किसने, हमारी राष्ट्रपति जी ने। ठीक है, और साथ में राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के विभिन्न संकायों स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के पास आउट विद्यार्थियों को भी मेडल एवं जो प्रशस्ति पत्र था उनको भेंट कर कुलाधिपति स्वर्ण पदक की उपाधि से सम्मानित किया। तो बहुत यहाँ पर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, दीक्षांत समारोह था, वहां पर हमारे राष्ट्रपति जी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। पूर्णिया के बारे में दिया गया कि 12 अक्टूबर 2023 को बैंकर्स समिति से राज्य सरकार को मिली रिपोर्ट के अनुसार बिहार के आकांक्षी जिले में बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के मामले में पूर्णिया शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, तो पूर्णिया शीर्ष स्थान पर रहा है किस मामले में, तो बिहार के, आपने सुना आकांक्षी जिले के बारे में, तो बिहार के आकांक्षी जिलों में जो बैंक की सुविधा, जो बैंकिंग सुविधा है उसको लोगों तक पहुँचाने में पूर्णिया जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा। और बताया जा रहा है कि वित्त विभाग ने बताया कि औरंगाबाद, नवादा और पूर्णिया में अटल पेंशन योजना की उपलब्धि 200% से भी अधिक रही है। ठीक है, और इसमें सबसे कम उपलब्धि 131% मुजफ्फरपुर की रही है। तो इसमें मुजफ्फरपुर पीछे रहा। ठीक है, और बताया जा रहा है 231% की उपलब्धि के साथ पूर्णिया जो है वो सबसे शीर्ष यानी कि एक रैंक पर बनी हुई है। उसके अलावा शेखपुरा में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की उपलब्धि 111% रही। तो आपको इतने प्रतिशत रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इस योजना में सबसे खराब प्रदर्शन मात्र देख रहे हैं सीतामढ़ी जिला का। ठीक है, जिसका मात्र 58% रहा है। ठीक है, तो सबसे खराब प्रदर्शन सीतामढ़ी और सबसे शानदार प्रदर्शन पूर्णिया। ठीक है, और इसके अलावा बताया जा रहा है कि बिहार के 13 जिले आकांक्षी जिलों में शामिल है। इसमें ये सारे जिलों के नाम हैं। ठीक है, तो इन सभी जिलों में बैंकिंग सुविधा से वंचित नागरिकों का खाता खोलने के साथ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना व अटल पेंशन योजना का लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित है। मतलब लोगों को बैंकिंग सुविधा से अवगत कराना, उससे लोगों को जोड़ना। ठीक है, उसके बाद है पटना और मुजफ्फरपुर। इनके बारे में दिया गया है कि 4 अक्टूबर 2023 को जारी रेस्पायर्ड लिविंग साइंसेस की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की राजधानी पटना देश का दूसरा सर्वाधिक प्रदूषित शहर रहा है। ठीक है, वहीं तीसरे नंबर पर मुजफ्फरपुर है। तो ध्यान रखेंगे, पटना देश का दूसरा सर्वाधिक प्रदूषित शहर है और मुजफ्फरपुर तीसरा। और बताया जा रहा है कि इन शीर्ष 10 शहरों में 7 शहर दिल्ली, NCR और बिहार के हैं। तो आप देख लीजिए, टोटल 10 शहर में से आप देखिए 7 दिल्ली, NCR और बिहार दोनों को मिला के, जो गंगा के मैदानी भाग का हिस्सा है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी गंभीर मुद्दा है, इस पर सरकार को विचार करने की ज़रूरत है। उसके बाद है सहरसा जिले में मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु क्लस्टर विकास योजना के तहत मखाना उद्योग का केंद्र सहरसा में स्थापित होगा। ठीक है, और हमने मखाना के बारे में पहले भी पढ़ा था, अगर आपने पढ़ा है तो आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। ठीक है, और बताया जा रहा है कि मखाना उद्योग लगाने के लिए बिहार सरकार इतना ये खर्च बताया जा रहा है। ठीक है, इतने हज़ार रुपए की स्वीकृति। ठीक है, मतलब 2,33,00,000। ठीक है, तो मैंने सिर्फ 1000 बोला, तो सिर्फ 1000 मत ये करिएगा। ठीक है, तो इतने रुपए की स्वीकृति प्रदान की और जीविका महिला किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड के तहत मखाना उद्योग संचालित होगा, जो मखाना का सामान्य सुविधा केंद्र के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, और इस प्रसंस्करण उद्योग जीविका के द्वारा दरभंगा और कटिहार जिले में भी खाना प्रसंस्करण उद्योग खोलने की योजना है। जिले के आसपास के जिलों को यहां से जोड़कर मखाना को पैकेजिंग सहित अन्य सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा और इन प्रखंड क्षेत्र के 500 मखाना उत्पादन से जुड़े किसानों को प्रोड्यूसर ग्रुप में जोड़ा गया है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट था हमने शुरू में देखा। ठीक है, तो ये इसके बारे में बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देश का सबसे बड़ा एग्जाम सेंटर बापू परीक्षा परिसर। ठीक है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के कुमराहार में देश के सबसे बड़े
परीक्षा केंद्र, देश का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र कौन सा? बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन हुआ। कहाँ? पटना के कुम्हरार। ठीक है, तो जो होंगे जानते होंगे वहाँ के बारे में। ठीक है, और इस परीक्षा केंद्र पर 16 से 20 हज़ार विद्यार्थी ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा दे सकेंगे। ठीक है, तो बहुत बड़ा केंद्र है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बापू परीक्षा परिसर में पौधारोपण भी किया। तो ये अच्छी बात है, पौधारोपण होना भी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और बताया जा रहा है कि परीक्षा व्यवस्था को और उत्कृष्ट बनाने के लिए फिर इतने करोड़ रुपए की लागत से कुम्हरार इलाके में लगभग 6 एकड़ में बापू परीक्षा परिसर का निर्माण किया गया। ठीक है, ये आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, इसके साथ मुख्यमंत्री ने बिहार बोर्ड के मेधावी विद्यार्थियों के लिए इंजीनियरिंग एवं मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग की भी शुरुआत की है। तो ठीक है, मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी, उनकी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसकी तैयारी के लिए यहाँ पर फ्री कोचिंग की भी शुरुआत की है। ठीक है, उसके बाद है अरवल और शेखपुरा। बताया जा रहा है कि बिहार में जहानाबाद जिले के बाद अब अरवल और शेखपुरा भी 100% डिजिटल ट्रांजैक्शन वाला ज़िला बनाया जाएगा। ठीक है, तो जहानाबाद को बनाया गया और उसके बाद अब बारी है अरवल और शेखपुरा, जिसको 100% क्या किया जाएगा? डिजिटल ट्रांजैक्शन वाला ज़िला बनाया जाएगा। ठीक है, बताया जा रहा है कि अरवल में बचत खातों के लगभग इतने प्रतिशत और शेखपुरा में इतना फीसदी ग्राहकों को लेन देन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है और वे उसका उपयोग कर रहे हैं। तो ये आंकड़ा दिया गया। ठीक है, और बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ने देश के प्रत्येक राज्य में कम से कम एक ज़िले को 100% डिजिटल बैंकिंग सेवा वाला ज़िला बनाने का निर्णय 2019 में लिया था। ठीक है, तो बताया गया कि कम से कम एक ज़िला के 100% बैंकिंग सेवा वाला ज़िला उसको बनाना है। ठीक है, मतलब किसने? केंद्र सरकार और केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ने बोला कि देश के प्रत्येक राज्य में कम से कम एक ज़िला को क्या करना? 100% डिजिटल बैंकिंग सेवा वाला ज़िला बनाना है। तो 2019 में ही ये बोला गया था। ठीक है, और इसके तहत बिहार में जहानाबाद ज़िला का चयन किया गया और राज्य स्तरीय बैंकर समिति ने भी हिस्सेदार यानी कि स्टॉक होल्डर के साथ रणनीति बनाकर काम किया और जहानाबाद डिजिटल बैंकिंग वाला ज़िला घोषित किया गया। तो अभी हमने पढ़ा कि जहानाबाद के बाद अब इनकी बारी है। ठीक है, और अब अरवल और शेखपुरा का चयन किया गया। ठीक है, और बताया जा रहा है कि वित्तीय लेन देन में डिजिटल पेमेंट सिस्टम की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कैश ढोने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है? डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूज़ होगा और कार्ड से पेट्रोल खरीदने पर 0.75% की छूट, रेल टिकट, हाईवे पर टोल और बीमा खरीदने जैसे कई तरह की छूट मिलती है। तो कुछ यहाँ पर सुविधाएं दी गई है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।